नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोक साहित्य या जनपदीय साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन के उपरांत हम लोगों ने लोक क्या है, जन क्या है, इसके विविध पक्षों के विषय में भी जानने की कोशिश किया है तथा इसके ऐतिहासिक परिदृश्य है, जो इसका जो मूल स्वरूप है, समाज में किन लोगों को जन या लोक के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए या किया जाता रहा है, उसको हम लोग भली प्रकार देखा भी है और समझा भी है। इस लोक साहित्य के विविध पक्षों पर इससे पूर्वबात करते हुए हम लोगों ने लोक गीतों पर एक विस्तृत श्रृंखला देखा और समझा भी। इस क्रम में हम लोगों ने ये भी जाना कि जो लोक गीतों की एक व्यापक भावधारा है, जो व्यापक परंपरा है, वह किस तरीके से किन किन रूपों में या किन किन स्थितियों को शामिल करते हुए दिखाई पड़ती है। ठीक उसी तरीके से दूसरे पक्ष जब हम लोक कथा पर बात करने के लिए हम जब यहाँ बात करते हैं तो इसी तरह से हम इसके भी विविध पक्षों पर कहीं ना कहीं नज़र दौड़ाएंगे और एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोक कथा पर बात करने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित हैं और यह जानने की कोशिश करेंगे कि लोक कथा क्या होता है, किसे हम लोक कथा के अंतर्गत शामिल करें या लोक कथा के जो प्रकृति होती है वो किस प्रकार की होती है, इसका ऐतिहासिक परिदृश्य क्या है, कहानियों का जो स्वरूप होता है वह लोक कथा और कहानियों के स्वरूप में किस तरीके से विभेद है, यदि इन दोनों में समानता है तो वो समानता किस प्रकार से दिखाई पड़ती है। तो इस क्रम में हम लोक कथा को समझने और जानने की एक विस्तृत कहीं ना कहीं सोच को यहाँ देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सब को ये पता भी है कि लोक और कथा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है लोक और कथा, दूसरी है कथा। तो लोक में लोक को हम इससे पूर्व देख भी चुके हैं और जान भी चुके हैं कि वह लोक कौन है, समाज का वह कौन सा वर्ग है, समाज में वह किन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है या किन लोगों के विषय के विविध पक्षों को हमारे समक्ष उभारता है। अब जहाँ तक कथा की बात है तो कथा को सामान्य भाषा में कहना या कहानी के रूप में लिया जाता है। यदि हम अपने ग्रामीण स्तर की कुछ चीज़ों को याद करें, जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो हुआ करते थे, जो दादा परदादा हुआ करते थे, उनके यहाँ एक कहानी कहने की परंपरा होती थी और यह परंपरा जब हम चौपालों पर देखते थे या घर में जो रात्रि के समय विश्राम के समय एक दूसरे को सुनाते हुए देखते थे, तो हमारे जेहन में ये बात धड़ल्ले से उभर कर चली आती है कि यह कहीं ना कहीं कथा का जो स्वरूप है उसी कहानी से, उसी कथ्य से जुड़ती हुई नजर आती है। तो यह हम कहकर इसको यह बिल्कुल सीमित करने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं, लेकिन इसका प्रारंभिक जो जुड़ाव है वो वहीं से है। यही कारण है कि इस कथा की एक लंबी परंपरा हम बहुत पहले से देख पाते हैं, क्योंकि प्रारंभिक दौर में इसी कहानी या यही जो कहने की जो परंपरा थी, कुछ सुनाने की जो परंपरा थी, उसी से कहीं ना कहीं इस कथा का विकास होता हुआ बनता हुआ दिखाई पड़ा है। तो इस विषय पर जो मुख्य धारा के साहित्यकार हैं वो भी कहीं ना कहीं विविध पक्षों को लेकर, कहीं ना कहीं विविध जो विचार है उसको लेकर उपस्थित दिखाई पड़ते हैं। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी ने भी कहानी की परंपरा या उसके विकास पर कई विचारधाराएं अपनी प्रस्तुत की है और इस क्रम में उन्होंने बताया है कि यह कहानी मनुष्य के जन्म से लेकर जब से मनुष्य इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, तब से लेकर आज भी यह परंपरा निरंतर चलती हुई दिखाई पड़ती है। तो यह कहते हुए हमें तनिक भर भी संकोच नहीं होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि यह कहानी
हम अपने आसपास जब किसी अकेलेपन या कहीं न कहीं कुंठा या निराशा की स्थिति में अपने को पाते हैं, तो हम झट से एक छोटी सी या कोई दीर्घ रूप की कथा को गढ़ देते हैं, और यह कथा निरंतर निश्चित तौर पर हमारे ही बीच की, हमारे ही समाज की, हमारे ही आसपास की घटनाओं से को जोड़ती हुई, उसमें पिरोई हुई दिखाई पड़ती है। कुछ इसी प्रकार के स्वरूप हम प्राचीन काल से लेकर निरंतर देखते और समझते रहे हैं। आज भी इसका स्वरूप हम कहीं ना कहीं अपने आसपास देखते हैं। हाँ, यह अलग बात है कि इसके स्वरूप में आज कुछ बदलाव जरूर दिखाई पड़ता है। जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा कहते हुए हम अपने घरों में सुनते हैं। सोमवार को जो व्रत रहती हैं महिलाएं, और फिर उस व्रत के दौरान वह कथा कहते हुए अपने को समृद्ध बनाती हैं, कुछ समझ विकसित करती हैं, या उस जो व्रत होता है उसमें अपने बोझिल समय को कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश करती हैं। इसी तरीके से वीरवार की कथा होती है, सावन महीने में जो कथा कही जाती है, कुछ राजा रानियों के बीच की कथा, राजकुमारों के जीवन से जुड़ी हुई कथाएं होती है, परियों के जीवन की कथाएं होती है। ये अलग अलग प्रवृत्तियों की, अलग अलग स्वरूपों की जो कथा हमारे समाज में चलती है, वह निरंतर दिखाई पड़ती है। जो लोक कथाएं होती हैं वह सरस और रोचक होती है। सरसता और रोचकता तो इसके मूल केंद्र में होती है, क्योंकि यही सरसता और रोचकता इसके स्वरूप को कहीं ना कहीं रोमांचक बनाती हैं, कहीं ना कहीं आनंदप्रद बनाती है। तभी लोग इसको सुनकर मनोरंजित होते हैं, कहीं ना कहीं इसको सहज और सरल रूप में अपने अंतर्मन में व्याप्त कर पाते हैं। लोक कथा का जो स्वरूप हम देख पाते हैं वह विविध रूपों को धारण किए हुए दिखाई पड़ता है, और वह स्वरूप है जैसे व्रत की कथा है, पौराणिक कथा है, उपदेश की कथा है, मनोरंजक कथा है, सामाजिक कथा है, आदि अलग अलग रूपों में इसको विभाजित किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई तीज त्योहार व्रत होता है, तो उस व्रत के दौरान जब पुरुष हो या स्त्रियां इकट्ठा होकर, एकत्रित होकर जब कुछ आपस में सामूहिक कहने और सुनाने की योजना करती हैं, तो उस दौरान जो एक लंबी परंपरा या लंबी कोई बातें करती हैं, तो उस बातों में वह कहानी का शिल्प गढ़ती हैं, और वही कहानी कथा का स्वरूप धारण कर लेता है। तो चाहे वह व्रत के समय हो, चाहे वह पौराणिक कोई कार्य की जा रही, मिथकीय जो गाथाओं का वर्णन किया जा रहा है, तो उस समय का हो, या उपदेशात्मक कोई बात की जा रही हो, तो उसको भी कहीं ना कहीं एक दूसरे तक पहुंचाने का जो माध्यम बनाया जाता है, वो भी कहीं ना कहीं कहानियों को ही इसमें शामिल किया जाता है। इसी तरीके से मनोरंजन करने का या सामाजिक जो हाव भाव है, समाज में जो लोग आपस में संबंध या कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रदर्शित करने की जो एक योजना होती है, वो भी कहीं ना कहीं कथाओं के माध्यम से करने की कोशिश की जाती है। इस तरीके से हम इस कथा के स्वरूप को यदि समझने की कोशिश करें, तो इसमें कहीं ना कहीं हम यह पाते हैं कि यह मनोरंजन करने का कार्य तो करता ही है। मनोरंजन करना, इसके अतिरिक्त इसका जो मूल्य उद्देश्य होता है वह शिक्षा प्रदान यानी शिक्षित करने का कार्य, लोगों को शिक्षित करना, इस तरह का भी कार्य होता है। इसके अतिरिक्त अपने समाज है, जो सामाजिक परंपरा है, अपनी परंपराओं को, प्रथाओं को, जो प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, जो किंवदंतियां हैं, जो कुल मर्यादा की अपनी एक बखान है, उसको कहीं ना कहीं एक दूसरे तक पहुंचाना, एक दूसरे को बताने की भी कोशिश इन कहानियों के माध्यम से किया जाता है। तो यह निरंतर प्रक्रिया आज नहीं बल्कि पहले से दिखाई पड़ती है, और यह प्रक्रिया बराबर चलती रही है। यह अलग बात है कि आज के वैज्ञानिक युग में तमाम तरह के जो यंत्र या माध्यम हो जाने से इसके स्वरूप में निरंतर बदलाव होता जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसका स्वरूप कहीं ना कहीं संकुचित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर हम इसे ग्रामीण स्तर पर आज भी देखें या कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करें, तो हम यह देख पाते हैं कि वहाँ पर
खासकर रात के समय छोटे छोटे बच्चों को, जो माताएं होती हैं रात्रि के समय, वह छोटे छोटे बच्चों को सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनाकर उन्हें सुलाने की कोशिश करती हैं तथा उन्हें शिक्षित या कोई उपदेशात्मक भाव उत्पन्न करने की कोशिश करती हैं। इससे वह बालक बड़े ही आनंद के साथ कहानियों को सुनता हुआ निद्रा की गोद में सो जाता है। इसी तरीके से गांव की जो चौपाल होती है, खासकर वहाँ पर भी कुछ लोग इकट्ठे होकर आपस में एक दूसरे को कुछ कहानियाँ कहते हुए या उसके माध्यम से उनका मनोरंजन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। एक महत्वपूर्ण बात है कि इस सामूहिक जो बैठक होती है, जैसे कौड़ा एक भोजपुरी का शब्द है, जहाँ पर ठंड के मौसम में आग जलाकर उसके चारों तरफ लोगों का एक समूह या जत्था बैठता है, उस सामूहिक भावना या चौपाल पर जो कहानियाँ कही जाती हैं उसमें जो सामूहिक भावना होती है, ये सामूहिक जो बैठकें होती हैं, इस सामूहिक बैठकों से कहीं ना कहीं आपसी भाईचारा, सद्भाव, बंधुत्व इत्यादि जो सहयोग का भाव होता है, इन भावों को कहीं ना कहीं निर्मित करने की कोशिश की जाती है, जिससे मनुष्य अपने जीवन के विषय में तो समझ पाए, साथ ही साथ उसके अंतर्गत जो मनुष्यता के गुण हो उसको सहज विकसित किया जा सके। तो यह कार्य निरंतर और बराबर होते रहे हैं और इसके माध्यम से उन्हें शिक्षित करना, लोगों को जागरूक बनाना, लोगों को कहीं ना कहीं सामाजिक कर्तव्यों व दायित्वों को का बोध कराने की कोशिश इन कहानियों के माध्यम से की जाती रही है। कुछ जो चरवाहे होते हैं, जो गाय या पशुओं को या भैंस को चराने वाले लोग होते हैं, उन चरवाहों का भी एक जत्था होता है। उस जत्था के बीच भी कुछ कहानियाँ कही जाती हैं, तो वो चुटीली और मनमोहक कहानियाँ होती है, क्योंकि वो सुबह से शाम तक एक स्थान पर बैठकर दिन को बिताने की कोशिश करते हैं। तो उस बीच भी वो आपस में उस जो समय की जो दुराव है, समय का जो एकाकीपन है, उसको भी दूर करने की कोशिश में इन कहानियों को कहते या बताते हुए देखे जाते हैं। इसी तरीके से मांगलिक कोई अवसर होता है, मांगलिक कार्य किया जाता है घर पे, उस दौरान भी कुछ कहानियाँ कही जाती हैं, बताई जाती हैं। जैसे कि लोकगीतों में भी हम लोगों ने गीतों को देखा कि मांगलिक कार्य या कोई विवाह आयोजन या किसी प्रकार का बच्चे के जन्म पर जो सोहर कार्य किया जाता था, उसी तरीके से इस तरह का भी घरेलू जो कार्य होते हैं, घर पर कोई मांगलिक कार्य आयोजन किया जाता है, तो जब वहाँ पर स्त्री या पुरुष एक जगह एकत्रित होते हैं तो वो कहानियों के माध्यम से एक दूसरे को कहीं ना कहीं मनोरंजित करते हैं, कहीं ना कहीं उनका को आनंदित करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोक कथाओं के विविध जो भेद हैं, विविध जो स्वरूप हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं कि किन किन स्वरूपों में लोक कथाएं वर्णित हैं या दिखाई पड़ती हैं। तो इस क्रम में हम पहले पाते हैं कि यह कथाएं उपदेशात्मक होती हैं, कुछ कथाएं सामाजिक स्वरूप को धारण किए होती हैं, कुछ धार्मिक स्वरूप में होती हैं, कुछ प्रेम प्रधान कथाएं होती हैं, कुछ मनोरंजन प्रधान कथाएं होती हैं, कुछ जातीय पात्रों पर आधारित कथाएं होती हैं। तो ये अलग अलग स्वरूप में जो कथाएं निर्मित की जाती है, जो कथाएं कही जाती हैं, उनका भी अपना एक लोक होता है, वो अपना उद्देश्य होता है। जैसे उपदेशात्मक जो कथाएं होती हैं, वह लोक कल्याण की भावना को अपने अंतर्मन में कहीं ना कहीं समाहित की हुई दिखाई पड़ती हैं, अर्थात उनके द्वारा लोगों को शिक्षित करने का भाव कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। खासकर अगर हम गृहस्थ जीवन में देखें तो जो पुरानी जो स्त्रियां होती हैं, वृद्धावस्था या अनुभवी जो स्त्रियां होती हैं, वह नवेढ़ा जो स्त्रियां होती हैं, जो गृहस्थ जीवन की में नए जीवन में अपने को प्रवेश करती हुई स्त्रियां होती हैं, या लड़कियां होती हैं जो कुंवारी लड़कियां होती हैं, उनको वो कहानियां सुना कर वो गृहस्थ जीवन के जो नियम कायदे हैं, जो एक चलन है, जो उन्हें एक कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, उसे बताने की कोशिश करती हैं। तो ये सामाजिक ज्ञान देने की कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है। इसी तरीके से जो सामाजिक कथाएं होती है, इसमें के माध्यम से जो पारिवारिक जो जीवन होते हैं, जो रिश्ते होते हैं, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच रिश्ते होते हैं, जो सामाजिक संरचना होता है,
सामाजिक संरचना की जो बनावट की जाती है उसमें समाज और व्यक्ति के बीच में क्या संबंध होना चाहिए, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में क्या संबंध होना चाहिए, स्त्री पुरुष के बीच क्या संबंध होना चाहिए, एक पुत्र और पिता के बीच क्या संबंध होना चाहिए, भाई भाई के बीच क्या संबंध होना चाहिए, पति पत्नी के बीच क्या संबंध होना चाहिए, इत्यादि जो रिश्ते हैं, जैसे सास बहू, सास ननद, बहू ननद, इस तरह के जो रिश्ते बनाए गए हैं, तो इनके बीच क्या संबंध होना चाहिए, इनका कहीं ना कहीं इस सामाजिक जो कथाएं होती हैं उनमें कहीं ना कहीं वर्णन मिलता है, उनका कहीं ना कहीं सृजन इन कथाओं के माध्यम से किया जाता है। इन कथाओं में अक्सर यह देखने को मिलता है कि एक चरित्रवान नायक की निर्मिति की जाती है, या योग्य राजा या सास बहू के बीच जो संबंध, एक अच्छा संबंध जो कि होता है, उसके बारे में बताने की कोशिश की जाती है, या पिता पुत्र के बीच किस तरीके से एक मृदुल संबंध हो सकता है, उसको कहीं ना कहीं वर्णित करने की इस कथाओं के माध्यम से कोशिश की जाती है। इसके अतिरिक्त धार्मिक कथाएं होती हैं। धार्मिक कथाओं के माध्यम से जो समाज में जो वर्णित जो तीज त्योहार हैं, व्रत हैं, उपवास हैं, पूजा पाठ है, जप है, तप है, ये सभी चीज़ों का कहीं ना कहीं इसके माध्यम से वर्णन किया जाता है, और यह बताने की कोशिश की जाती है कि किस तरीके से, कौन सी विधि के माध्यम से कौन सा व्रत या कौन सा पूजा पाठ किस समय या किन परिस्थितियों में या किस दशा में की जानी चाहिए, इसके बारे में जो अन्य लोग हैं उनको कहीं ना कहीं उपदेश दिया जाता है, उनको कहीं ना कहीं शिक्षित करने का कार्य किया जाता है। अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो जैसे करवा चौथ का जो व्रत होता है, उस समय पति के लिए, पति की दीर्घायु के लिए, पति से जो अनुरक्त पत्नी का होता है उसके लिए कहीं ना कहीं यह व्रत रखा जाता है। तो इस समय जो कहानियाँ गढ़ी जाती हैं, कहानियों का स्वरूप निर्मित किया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं पति पत्नी के बीच क्या संबंध, किस तरीके का मृदुल होना चाहिए, किस तरह का विश्वास होना चाहिए, इसके विषय में बताया जाता है। इसी तरीके से ज्योतिया का जो व्रत होता है वो माता और पुत्र के बीच के संबंधों को कहीं ना कहीं इंगित किया जाता है। इसके अतिरिक्त भाई जो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, भैया दूज का त्यौहार है, गोवर्धन पूजा का त्यौहार है, इन त्योहारों में कहीं ना कहीं भाई और बहन के बीच में क्या संबंध हो सकता है, किस तरीके से भाई बंधन जो भाई के का कर्तव्य है वो, और बहन का जो कर्तव्य है वो किस तरीके से वर्णित हो सकता है, सामाजिक जो कर्तव्य हैं उनको कैसे इसमें निर्मित किया जा सकता है, उसके बारे में इसके माध्यम से बताने की कोशिश की जाती है। इसके अतिरिक्त जो प्रेम प्रधान कहानियाँ होती हैं, वो प्रेम प्रधान कहानियों के माध्यम से कहीं ना कहीं नायक नायिका के बीच जो प्रेम होता है, इसी तरीके से राजा रानी, पति पत्नी के बीच जो प्रेम होता है, पारिवारिक प्रेम जो होता है, राष्ट्र के प्रति जो प्रेम की भावना होती है, उसको इसके माध्यम से बताने की और समझाने की कोशिश की जाती है। कुछ मनोरंजन प्रधान जो कहानियाँ होती हैं, मनोरंजन प्रधान कहानियाँ जो मनुष्य के जीवन में एकाकीपन है, जो अकेलापन है, जो निराशा है, कुंठा है, हताशा है, उसको दूर करने के लिए इस प्रकार की कहानियों को निर्मित किया जाता है। तो इस प्रकार की कहानियों में चमत्कारपूर्ण कहानियाँ खासकर दिखाई पड़ती है, हास्यप्रद कहानियाँ होती हैं, जादुई तिलिस्म की कहानियाँ होती हैं, एआरए की जो कहानियाँ होती हैं, इस तरह की कहानियों को कहीं ना कहीं निर्मित किया जाता है, और इन कहानियों के माध्यम से लोगों का मनोरंजन और शिक्षा देने की एक पहल की जाती है। कुछ जातीय पात्रों पर आधारित कहानियाँ होती है, जैसे छोटी जातियों पर आधारित कहानी अक्सर हम देखते हैं, धोबी, मल्लाह, गोंड, मुसहर, चमार, कोल भील, बंजारे, नट इत्यादि के जो लोग होते हैं, जो समुदाय के खास अपने जो जीवन को जीते हुए लोग होते हैं, उन लोगों पर कहीं ना कहीं कहानियाँ गढ़ी गई होती हैं, क्योंकि उनके इस कहानियों के माध्यम से उनके जीवन में विसंगतियाँ जो उत्पन्न होती हैं, जो उनके जीवन में कहीं ना कहीं दुराव होता है, जो निराशा होती है, जो कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति दिखाई पड़ती है, उनका वर्णन कहीं ना कहीं किया जाता है, और यह बताने की कोशिश की जाती है कि किस तरीके से वह अपने एक अलग समाज को जीते हुए, अनुभव करते हुए दिखाई पड़ते हैं।
तो कहीं न कहीं इन कहानियों के माध्यम से, इन कथाओं के माध्यम से हम उस सामाजिक जो ग्रामीण समाज है, जो ग्रामीण समाज में वह जन है, जो जन साधारण जनजीवन जीता हुआ, साधारण मनुष्य की के कर्तव्यों को निर्वाहित करता हुआ दिखाई पड़ता है, उनके बीच में जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं, जो भी उनके बीच संस्कृति या हास या खान-पान, रहन-सहन, पहनाव-ओढ़ाव, तीज त्योहार, व्रत या धार्मिक कर्मकांड या जो गृह पूजा या वशीकरण या कहीं न कहीं इस प्रकार के तमाम वो रीति रिवाज अपने जो मनोरंजक कार्य होते हैं या कहीं न कहीं प्रथा युक्त कार्य होते हैं, उनको बताने की जो कोशिश की जाती है, तो ये विविध पक्षों से अपने भावों को व्यक्त करते हुए नज़र आते हैं, जिसमें हम लोग एक पक्ष को तो लोकगीतों के माध्यम से देखा, दूसरे पक्ष को आज हम देख रहे हैं लोक जो कथाएं हैं उनके माध्यम से। तो ये लोक कथा का जो स्वरूप है, जिस प्रकार से गीतों का एक स्वरूप विस्तृत रूप में दिखाई पड़ता है, उसी तरीके से लोक कथा का स्वरूप हम विस्तृत रूप में आज देखते और समझ रहे हैं। तो ये एक बहुत व्यापक स्वरूप देखने को मिलता है। अब हम कुछ कथाओं को उदाहरण के तौर पर लेते हैं और उसके माध्यम से यह समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से कथाएं कुछ समय के अंतर्गत ही गढ़ी जाती हैं और लोगों को कहीं ना कहीं मनोरंजित करते हुए, शिक्षित करते हुए, उनके अपने जीवन के बारे में बताते हुए, कहीं ना कहीं उपदेश देते हुए दिखाई पड़ती हैं। तो इन कहानियों के माध्यम से हम 3 कहानियों को यहाँ उदाहरण के तौर पर लेते हैं। एक राजस्थानी भाषा की जो कहानी है, राजस्थानी लोक कथा, जैसे गीदड़ की कथा है। दूसरी अवधी कथा, जो अवधी भाषा में रची कहानी है, वो बरखा का तात्पर्य है बारिश, बरखा पाप और पुण्य, ये उसका शीर्षक है। तो इस नाम से जो अवधी भाषा में रची कथा है, उस पे हम बात करेंगे। इसके अतिरिक्त सबसे छोटी कहानी, यानी बिल्कुल 2-3 शब्दों में, 2-3 पंक्तियों में किस तरीके से कहानी गढ़ी जाती है, उसको हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो ये 2-3 कहानियों को उदाहरण के तौर पर देखकर फिर हम आज लोक कथा को कहीं ना कहीं पूर्णतः समाप्त करते हैं कि ये लोक कथा किस तरीके से व्यापक अपने फलक को लेते हुए दिखाई पड़ती है। तो राजस्थानी भाषा की जो लोक कथा है, वह गीदड़ की कथा, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो यह कथा की शुरुआत एक सुनसान जगह से होती है, जहाँ पर एक कुआं देखने को मिलता है। उस कुएं के पास एक कछुआ, गीदड़ और गाय का बच्चा निवास करते हैं। वे एक साथ रहते हुए उनके बीच काफ़ी प्रेम और लगाव देखने को मिलता है। वे एक समय आपस में बैठकर कुछ विचार कर रहे होते हैं, तभी उस जंगल में आए हुए एक राजा के कुछ सैनिक उधर आते हुए दिखाई पड़ते हैं। वो आकर, चूँकि कुएं की खोज में आए हुए थे, वे आकर आपस में बातचीत करते हैं कि यहाँ पर यह रमणीय स्थान है, आज यहाँ रुकने योग्य जगह बनाया जा सकता है और हम चलकर यह सूचना क्यों न राजा साहब को दें। और यह कहते वह वहाँ से पुनः अपने को चले जाते हैं राजा के पास। यह बात सुनकर जो गीदड़ होता है, वह अपने दोनों मित्रों अर्थात कछुआ तथा जो गाय का बछड़ा होता है, उससे यह एक सुझाव प्रस्तुत करता है कि यह स्थान हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि राजा निश्चित तौर पर यहाँ आएगा और वह हम सबको मारकर खा जाएगा। इस बात को सुनकर कछुआ बोलता है कि मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास तो कुआं है जो 80 हाथ का बना हुआ है, और मैं उस कुएं में चला जाऊँगा तो राजा मुझे पकड़ थोड़े ही नहीं पाएगा, तो इस तरीके से मैं बच निकलूँगा। ठीक यही उपाय जो गाय का बछड़ा है वो भी सुनाता है कि मेरी माँ ने तो एक बड़ा गुफा मेरे लिए खोज रखा है जो 60 हाथ का है, और वह काफ़ी अंधेरी काल कोठरी के समान है। मैं उस कोठरी रूपी जो गुफा है उसके अंदर चला जाऊंगा और इस तरीके से मैं राजा से बच जाऊंगा। इन दोनों की बातों को सुनकर गीदड़ बहुत ही डरा हुआ और भयभीत सा अपने को पाता है, और
तत्काल विचार बनाता है कि ये दोनों तो अपने बचने के कहीं न कहीं उपाय कर लेते हैं, लेकिन मैं निश्चित तौर पर राजा के हाथों पकड़ा गया तो मारा जाऊँगा। इससे अच्छा यही है कि मैं ये स्थान छोड़कर कहीं दूर चला जाऊँ, और यह सोचकर वह वहाँ से दूर चला जाता है। तत्पश्चात शाम शाम के समय राजा और अपने सैनिक वहाँ उपस्थित होते हैं, और राजा चूँकि थके हारे होते हैं, इसलिए वह उस कुएँ से पानी लाने का आदेश करते हैं। जैसे ही राजा का आदेश मिलता है, सिपाही पानी लाने के लिए कुएं के पास जाते हैं। जब वे कुएं में अपने पात्र होता है जिससे पानी निकाला जा सकता है, उस पात्र को कुएं से पानी निकालने की कोशिश करते हैं, उसी में कछुआ कहीं न कहीं फंस जाता है और ऊपर चला आता है। जब वह कछुए को देखते हैं तो उस कछुए को अंततः मार डालते हैं और उसको मारकर उसको जंगल के किसी कोने में फेंक देते हैं। इसी प्रकार कुछ समय बीतने पर वहाँ बारिश की संभावना होने की कुछ संकेत मिलते हैं, और वह राजा अपने सैनिकों से एक सुरक्षित स्थान जो गुफा हो सकती है उसको ढूंढने की कहीं न कहीं आदेश करता है, और यह आदेश पाकर सैनिक उसी गुफा की तरफ बढ़ते हैं जहाँ गाय का बछड़ा निवास कर रहा होता है। इस तरह से वह गुफा में सुरक्षित अपने को पाता हुआ गाय का बछड़ा सिपाही के हाथों पकड़ा जाता है और मार दिया जाता है, और इस प्रकार से दोनों कछुआ और बछड़ा मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। राजा कुछ समय तक वहाँ अपने को सुरक्षित पाते हुए व्यतीत करता है, और पुनः प्रातः काल होने पर वहाँ से प्रस्थान करता है। इस तरीके से दो या 3 दिन बीतने के बाद जब गीदड़ वहाँ वापस आता है तो इन दोनों को मरा हुआ पाता है, और इस मरे हुए स्थिति को देखकर वह अत्यंत चिंतन स्थिति में बोलता है, जो समय रहते जग जाए वही जीतता है या अपनी जान बचा पाता है। और इस कहानी से वह संदेश देने की एक व्यापक कोशिश करता है। तो ये छोटी सी कहानी जो निर्मित की गई है, इसमें कहीं न कहीं आपसी स्वार्थ भाव को बताने की जहाँ एक ओर कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी ओर यह बताने की भी कोशिश की जा रही है कि समय पर अपने को किस तरीके से सतर्क कर लेना चाहिए। समय सबका एक समान नहीं होता। जो लोग स्वार्थ की भावना में डूबे होते हैं, वही कहीं न कहीं समय के पड़ाव में अपने जान को गंवाने की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरी कथा अवधी भाषा की है, जो बरखा पाप और पुण्य शीर्षक से लिखी गई है, और यह लेखन कहीं न कहीं मौखिक परंपरा में चलती रही है। तो इस कहानी का जो भाव है वो यह बताने के लिए किया जा रहा है, उसको हम सारांश रूप में आपको समझाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि जब एक बार भगवान ने देवताओं की मीटिंग की, उसमें यमराज से पूछा कि यमराज जी, पृथ्वी पर इस वक्त क्या पाप और पुण्य नहीं रहा? सभी लोग पुण्य ही कैसे अर्जित कर रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग लोक में बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं। आपके पास जो नरक लोक है वहां पर किसी की उपस्थिति नहीं दिखाई पड़ रही, इसका कारण क्या है? इस पर यमराज जी यह कहते हुए नजर आते हैं कि हे प्रभु, मैं क्या करूं? जब से पृथ्वी पर गंगा जी का आगमन हुआ है, तब से पाप का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। सभी लोग उसमें स्नान कर अपने पाप को धो देते हैं और पुण्य प्राप्त कर वह सीधे स्वर्ग लोक पहुंच जा रहे हैं। इस पर जो भगवान हैं, उन्होंने गंगा जी को बुलाने के लिए दूत भेजा, और तुरंत बुलावा भेजने से गंगा जी उपस्थित हुई। इस प्रकार गंगा जी से उन्होंने पूछा कि ये कैसा माजरा है, कैसे लोग आपके अंदर स्नान करके
पाप को धो दे रहे हैं और पुण्य को एकत्रित कर कर स्वर्ग लोक पहुंच रहे हैं। तो इस तरीके से पृथ्वी का जो कहीं ना स्थिरपन है, जो पृथ्वी पर धर्म की स्थापना है, वह कैसे चल सकती है। तो उन्होंने गंगा जी ने यह कहा कि हे प्रभु, मेरे पास जो लोग स्नान करते हैं, मैं उनके पाप को लेकर अपने पास तो नहीं रखती, लेकिन उस पाप को कहीं ना कहीं मैं समुद्र देवता को प्रस्थापित कर देती हूँ, और वह समुद्र देवता कहीं ना कहीं उस पाप के को इकट्ठा करके अब आगे की तरफ प्रवाहित करते होंगे या इकट्ठा करते होंगे। इस तरीके से भगवान ने वरुण देवता, जो समुद्र के देवता हैं, उनका आह्वान करते हैं, उनको बुलाते हैं और वरुण देव से ये पूछते हैं कि आप जो लोगों के पाप है उनको एकत्र करके क्यों एकत्र करते हैं, और इस पाप को अपने पास रखकर क्यों इस तरीके से कार्य कर रहे हैं कि हम भी उस पर चिंतित हो रहे हैं। तो वरुण देव इस बात को सुनकर यह बताते हैं कि मैं उस पाप को अपने पास तो नहीं रखता, क्योंकि सूर्य देव जो हैं, मैं उनको प्रस्थापित कर देता हूँ, मैं उनको दे देता हूँ, क्योंकि वो पाप मेरे अंदर गंगा जी द्वारा तो जरूर प्रविष्ट कर दी जाती हैं, वो भेज दिए जाते हैं, लेकिन मैं उस पाप को जब सूर्य देव अपने किरण अपने गर्माहट से आकर्षित करते हैं, तो मैं उसे इंद्र को सौंप देता हूँ। इस तरीके से वह पाप मेरे पास नहीं रह जाते। भगवान ने देवताओं के राजा इंद्र को वहाँ उपस्थित किया और पूछा कि हे इंद्र, आप इस पाप को इकट्ठा करके क्या करने की योजना करते हैं, इस पाप को क्यों एकत्रित करते हैं। इस पर इंद्र इस बात को सुनकर वह शांतिपूर्ण भगवान से विनम्र निवेदन करते हैं कि हे महाराज, मैं तो नहीं जानता कि इस पाप को समुद्र मेरे पास क्यों भेजते हैं, लेकिन मैं जब इस पाप को अपने पास उपस्थित कर पाता हूँ, तो मैं यही पाप को पुनः उन लोगों के बीच बारिश के रूप में भेज देता हूँ, जिससे वह पाप उन्हीं के बीच कहीं ना कहीं चला जाए। इस तरह से इंद्र की इस बात को सुनकर भगवान को अत्यंत शांति मिलती है। जमराज से वे पुनः बोलते हैं कि जमराज जी, आपसे ये घोर अपराध हो रहा है, अतः अब कृपा करके इन पापियों को पुनः धरती पर ले जाकर छोड़ आइए, क्योंकि गंगा में स्नान करने से पाप भले ही धुल जाए, लेकिन अच्छे कर्म करने से ही मुक्ति मिल सकती है, स्वर्ग मिल सकता है। अतः पुनः कृपा करके ऐसी गलती मत कीजिएगा। इस कहानी से जो शिक्षा मिलती है वह यही मिलती है कि जो भी व्यक्ति अपने कर्म को प्रधान नहीं करता, अच्छा कर्म नहीं करता, उसे पाप और पुण्य के भागी में पुण्य मिलना बड़े ही कम चांस या कम उस तरह के स्वरूप दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वह गलत कार्य यदि करता है, गलत कर्मों को अपने आसपास पाता है, करते हुए नजर आता है, तो निश्चित तौर पर उसे कहीं ना कहीं दंड का भागी बनना पड़ता है। तो ये छोटे छोटे कहानी या छोटे छोटे जो शिल्प के रूप में गढ़े गए कहानियां हैं, वह इस तरीके से बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसी तरीके से एक छोटी सी कहानी है जो 2-3 पंक्तियों में रची गई है। ये कहानी दिखाई पड़ती है जो आम जन के बीच प्रचलित भी है। एक ढेला और एक पत्ते में आपसी दोस्ती हुई। दोस्ती होने पर जो आपस में ये दोनों सलाह किए कि जब ढेले ने कहा पत्ते से कि जब बारिश हो तो तुम मुझे ढक देना, ताकि मैं बारिश के बूंदों से गल ना सकूं। तो इस पर पत्ते ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी, लेकिन तुम भी जब हवा तेज बहे तो तब तुम मुझे दबा देना अपने प्रभाव से, ताकि मैं उड़ न सकूं। इस तरह से दोनों आपस में सलाह मशवरे करके आपस में सहमति जाहिर करते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि हवा और पानी दोनों एक साथ बहती है और बारिश भी पड़ती है, और इस दोनों के प्रभाव से ढेला भी गल जाता है और पत्ता भी उड़ जाता है। और इस तरीके से वे अपने जो बीच जो
मंत्रणा किए रहते हैं, जो सुझाव किए रहते हैं, दोनों का मंत्रणा बेकार जाती है। तो ये छोटी-छोटी जनमानस के बीच में जो कथाएँ गढ़ी गई हैं, जो कहानियाँ बनाई गई हैं, वो कितनी रोचक होती हैं, कितनी मार्मिक होती हैं, कितनी ही उपदेशात्मक होती हैं, इसको हम भली प्रकार देख और समझ सकते हैं। तो इस तरीके से लोक कथा का जो एक विस्तृत स्वरूप है, हम सब यहाँ देखे और समझा भी। तो अब आगे हम लोक गाथा पर बात करेंगे और उसको समझने की पूर्णतः कोशिश करेंगे। धन्यवाद।